बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सो व्हाट इज़ सेल साइकिल? तो आपको अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दूँ तो देखिए, सेल का मतलब होता है कोई भी पुलिया, यानी आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी है। और जो सबसे छोटा ब्लॉक है ना, उसे हम कहते हैं सेल। ज़िंदगी की इकाई होती है सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है साइकिल। अच्छा, साइकिल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जहाँ से शुरू हो वो वहीं आकर दोबारा रुक जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बोलूँ ये एक छोटा सा सेल था, इसने खूब खाना खाया और ये बड़ा हो गया, फिर क्या हुआ, ये मज़ीद डिवाइड हुआ, इसने अपने जैसे दो सेल बना लिए। अब फिर ये सेल जो है बड़े होंगे और फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होती है, एक सेल की साइकिल होती है। तो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या है। अब देखो, क्रोमोसोम्स में हमारे पास जो ये लफ्ज़ क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमो का मतलब होता है कलर। एंड जोम्स का मतलब होता है बॉडी। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्रोमो का क्या मतलब है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, कलर। क्रोमो का कहीं भी आप लफ्ज़ देखेंगे, बायोलॉजी में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है। तो क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। तो कलर को हम क्रोमो कहते हैं एंड जोम्स को हम बॉडीज कहते हैं। क्रोमोसोम्स असल में क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन धागे नुमा स्ट्रक्चर है। एट द टाइम अपेयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सिर्फ उस टाइम नज़र आता है जब सेल को डिवाइड होना होता है। अब मैंने आपको पहले जैसा एक मिसाल दी थी कि जब हमारे पास एक छोटा सा सेल होता है, वो खाना खाकर बड़ा हो जाता है, फिर वो दोबारा दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो उस दौरान जब वो तकसीम हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, हमें पता चल गया क्रोमोसोम्स जो हैं ये कलर बॉडीज़ हैं। असल में ये कलर बॉडीज़ नहीं होती, ठीक है। ये एक नाम दिया गया है जो कि एक साइंसदान ने जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे ये ज़्यादा कलर वाली लगी। क्यों लगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। असल में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नज़र आता है। उसके बाद ये हमेशा स्पेसिफिक नंबर में होते हैं, विद इन ए स्पीशी। ये ज़रूर लिखिएगा, फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर इन एनी स्पीशी। अगर मैं एक बात बोलूँ इंसानों में, तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम है। आप कहीं से भी इंसान ले लें, अमेरिका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, आपको तमाम इंसानों की जो स्पीशी होगी उसमें आपको क्रोमोसोम के नंबर सेम मिलेंगे। मतलब जितने भी इंसान हैं उन सबके बराबर क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह जितने भी मेंढक है उन सबके क्रोमोसोम बराबर होते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे किसी का एक सेल मिल जाए, एक खुलिया मिल जाए, और मैं उसमें क्रोमोसोम के नंबर देख लूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि ये कौन सी स्पीशी का या कौन सी, मतलब कि कौन सा जानवर है, क्योंकि हर जानवर का अपना होता है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर मेंढक की बात कर रही हूँ तो सारे दुनिया के तमाम मेंढक, ओके। और अगर मैं इंसानों की बात कर रही हूँ तो सारे के सारे इंसान। ये चीज़ याद रखिएगा, सारे इंसानों में एक जैसे होते हैं, सारे बिल्लियों में एक जैसे होते हैं, डॉगीज़ में एक जैसे होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन आपस में एक जैसे। अगर मैं बोल रही हूँ इंसानों में 46 है, और मैं जो मेंढक है, जिसे हम राना टेगरीना भी कहते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे देखिए, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये हमारे पास किससे बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन से। सवाल आता है कि मैम, प्रोटीन तो ठीक है, हमने सुना है कि प्रोटीन होते हैं, गोश्त जैसी चीज़ को प्रोटीन कह रहे हैं। डीएनए क्या है, आपने कई जगहों पे सुना होगा कि डीएनए टेस्ट, जिससे पता चलता है कि क्या ये इनके फादर हैं या ये इनकी मदर है या नहीं। डीएनए क्या होता है कि जब हमारे पास एक बेबी होता है, उसमें उसकी मदर से क्रोमोसोम के ज़रिए जो है वो नॉलेज जाती है। हम कहते हैं ना, बच्चे के बाल मामा जैसे हैं, आंखें पापा जैसी हैं। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, और वो डीएनए जो है उसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या क्या चीज़ें माँ से बच्चे में जाएंगी और क्या क्या चीज़ें बाप से बच्चे में जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये एक डीएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दे कंटेन जीन। जब डीएनए की एक खास किस्म बन जाए, हम कहते हैं ना, चीनी पत्ती वगैरह मिलकर चाय बनाती है, तो चाय एक रेसिपी है ना, एक चीज़ है। अब ये जो चीनी पत्ती वगैरह, ये डीएनए हो गए। डीएनए जब एक ख़ास कोटिंग करता है, ख़ास तरह से अरेंज होता है, तो वो बनाता है जीन। जीन हर वो चीज़ होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन, मैं बताती हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपने क्लियर करना है, आपके आगे तक काम आएगा, ओके। सो होता ये है कि हमारे पास ये जो जीन होता है, ये क्या होता है। अब मेरे पास एक डीएनए है जिसकी नॉलेज है ए टी जी, ठीक है।
ये एक नॉलेज दे रही हूँ, ये क्या है ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक डीएनए पे ये कोड है, ठीक है। इस कोड का मतलब है कि ये आँख का कोई जीन बनाएगा। ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये याद नहीं करना, ये मैंने अपना खुद से एग्जाम्पल बना दिया। अब इसके इस कोड में से कोई वर्ड हो गए, हमारी बॉडी में ना कोड वर्डिंग चलती है, तो इसके जो है ये हमारे पास कलर डिसाइड कर रही है। मिसाल ले रहे हैं कि ये एक ऐसा डीएनए की एक ऐसी लाइन है जो कि हमारी आंखों का कलर बना रही है। अब ये जो एक दो तीन चीज़ें हैं डीएनए में, इन तीनों ने मिलकर एक जीन बनाया। अब ये इस तरह के 10 मिलके भी एक जीन बना सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना, और रेसिपी बनाने के लिए हम किसी एक चीज़ में, अब चाय के लिए 3 से 4 चीज़ों में बन जाएगी, और बिरयानी के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन चीज़ तो एक ही बनेगी। इसी तरह मुख्तलिफ तरह से डीएनए आपस में अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, जीन। जीन हर वो चीज़ है जिसके पास ख़ास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, या तो वो कद की होगी, या वो कलर की होगी, या वो मतलब कि हाइट होती है ना, किसी की लंबी किसी की छोटी, क्यों होती है, क्योंकि उसके पास लंबी हाइट के जीन है। किसी के बाल ब्लैक हैं, क्यों है, क्योंकि उसके पास ब्लैक कलर के जीन है। किसी के आइज़ का कलर हमारे पास स्काई ब्लू होता है, वो क्यों है, क्योंकि उसके पास उस कलर के जीन्स हैं। जीन्स कहाँ हैं, वो क्रोमोसोम में है। जीन्स किससे मिलकर बनते हैं, जीन्स डीएनए से मिलकर बनते हैं। डीएनए की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है जिससे हमारे पास क्या बनते हैं, जीन बनते हैं। हम ये नहीं कह सकते डीएनए 3 से 4 मिलते हैं, नहीं, क्योंकि जिस तरह हर रेसिपी में अलग चीज़, बहुत सारी, किसी में ज़्यादा डलती चीज़ें हैं, किसी में कम चीज़ें डलती हैं, उसी तरह मुख्तलिफ तरह से डीएनए अरेंज होकर क्या बनाता है, जीन बनाता है, जिसके पास ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है। बच्चों मैंने इस चीज़ पे इतना एम्फेसाइज इसलिए किया है क्योंकि जीन्स ना आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप 9 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, मैट्रिक, लाइक आपका इंटर तक, सेकेंड ईयर के बाद तक भी जीन से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है। ओके, तो चलें आगे प्रोसीड करते हैं। सही, अब क्या, अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है। सबसे पहले क्या लिखा है, वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को अरेंज किया। अब एक कहानी है, ठीक है। हमारे पास क्या किया इस साइंसदान ने, इसने एक सिलेमेंडर लिया। सिलेमेंडर क्या होता है, एक मेंढक जैसी चीज़ होती है ग्रीन कलर की, कभी आपने देखी भी होगी, आपकी बुक में भी शायद पिक्चर हो। तो उसमें क्या होता है, उसके अगर कोई भी चीज़ कट जाती है ना, उसका कोई पाँव वाँव कट जाता है, तो वो एकदम से दोबारा बना लेता है। आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा सिलेमेंडर, तो आपको दिख जाएगा। तो अब क्या होता है कि इसने उसका लार्वा लिया। लार्वा का मतलब होता है कि एक एग होता है ना, अंडा। अंडा जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, फिर उसे लार्वा कहते हैं। इसने उसका वो लार्वा ले लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ना कोई कलर डाल दिया, जैसे हम खाने में कोई कलर डाल देते हैं ना, बिरयानी के अंदर कलर डाल रहे होते हैं, तो उसी तरह हमारे पास इसने क्या किया, उस लार्वा के अंदर ना कलर डाल दिया। अब हुआ ये, अब आप एग्जाम्पल मुझे आप खुद सोच के बताएं, आपने पानी में रुई डाली और फिर पानी में कलर डाल दिया। अब जहाँ पर रुई होगी, रुई तो ज़्यादा कलर ले लेगी और बाकी पानी में इतना कलर नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर हुआ, क्रोमोसोम जो है वो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है। उसने क्या किया, उसने कलर ज़्यादा ले लिया माइक्रोस्कोप में, जब इसने कलर डाला उस चीज़ पे, और कलर कौन सा डाला, पार्किंसन एनिलिन। ये चीज़ आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो कलर है ना, डाई का नाम है, इसको कहते हैं डाई। डाई मीन कोई भी ऐसी चीज़ जो रंग कर दे, ठीक है। ये स्टेन, स्टेन का मतलब भी रंग होता है। तो इसने ये वाला डाई यूज़ किया किस पे, सेलेमेंडर के लार्वा पे। किसने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। तो उसने क्या देखा कि क्रोमोसोम जो था उसने डार्क कलर ले लिया। डार्क कलर क्यों लिया, क्योंकि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो आपस में बहुत गुच्छा गुच्छा सा बना हुआ था, कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो उसने ज़्यादा कलर ले लिया। एग्जाम्पल जैसे आप जहन में रख लें कि पानी में जब रुई थी उसने कलर डाला तो उसने ज़्यादा कलर ले लिया, तो इसलिए इसने से कहा कलर बॉडीज। असल में क्रोमोसोम्स का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। असल में मैं ये बता रही हूँ कि नहीं होता, लेकिन वॉल्टर फ्लेमिंग को इसलिए नज़र आया क्योंकि उसने पार्किंसन एनिलिन डाई यूज़ किया था उस चीज़ को, सेल को देखने के लिए। किसके सेल को, सिलेमेंडर लार्वा के। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इससे पहले आपको ना मैं एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, अब हमारे पास जो एक क्रोमोसोम होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम के सेंटर में एक जगह होती है जहाँ पे वो जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये जगह आप देख सकते हैं। इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोम्स के साइडों से ये जो निकल रहे होते हैं डंडे से, या आप कह सकते हैं इसे कहते हैं आर्म ऑफ क्रोमोसोम। हाथ होते हैं ना, बाजू, आर्म, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। अब हमारे पास क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है, होप सो। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ होता है, बिल्कुल
सेंटर में, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्रोमोसोम, इसका सेंटर ये बनता है तो इसके सेंटर में, अगर मैं इस क्रोमोसोम को देखूँ तो इसका सेंटर यहाँ बनता है पर इसके सेंटर में नहीं है, इसका सेंटर यहाँ बनता है और ये, ठीक। अब मैंने एक सेंटर में लाइन लगाई, अब क्या होगा, अब मैं देखूँगी किसका जो क्रोमेटिड है वो सेंटर में। अब अगर मैं यहाँ देखूँगी तो क्या इसका सेंटर में, बिल्कुल जो हमारे पास सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में हो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। जिसमें देखो अब हमारे पास क्या होता है, सब का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सब का मतलब होता है आधे का भी आधा। अब ये आधा था, अब ये अगर मैं इसको एक अलग हिस्सा मान लूँ और ये नीचे वाले को एक अलग हिस्सा मान लूँ तो क्या होगा, इस ऊपर वाले आधे का भी आधा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं इसका भी आधा करूँ तो इसका आधा यहाँ बनेगा, इसको कहते हैं सब। सब का मतलब चौथाई हिस्सा। तो अब हमारे पास सब मेटासेंट्रिक है, तो सब मेटासेंट्रिक का क्या मतलब है कि हमारे पास मेटासेंट्रिक मतलब मिड से भी सब, मिड का भी मिड, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर कहाँ होता है, सेंट्रोमेयर हमारे पास ऊपर होता है, मिड मतलब कि हम वर्डिंग देख लेते हैं लेकिन आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक आर्म बहुत लंबा होता है और दूसरा आर्म बहुत छोटा होता है। बात समझ आ रही है? एक आर्म बहुत छोटा होता है, दूसरा आर्म बहुत लंबा होता है, अनइक्वल आर्म्स। और टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब होता है इस एंड को, ये जो एंड है ना, ये साइड पे ये वाला एंड, ये वाला साइड वाला एंड, इसे हम कहते हैं टीलो सेंटर। सही है, इस जगह को हम कहते हैं टीलो सेंटर। तो यहाँ पे कहाँ है, बिल्कुल इस एंड पे, ये जो ऊपर वाले एंड है ना, इन्हें कहते हैं टीलोमेयर। तो टीलोमेयर के जो एंड पे सेंट्रोमेयर आ जाए तो उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, रट्टा नहीं लगाने की जरूरत। मेटा मीन सेंटर में, मेटा का मतलब होता है सेंटर, तो मेटासेंट्रिक मीन सेंट्रोमेयर सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक सेंटर के भी आधे में मतलब ऊपर मिड में। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक का मतलब है क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास क्या है, अनइक्वल आर्म्स हैं, एक बहुत लंबा और एक बहुत छोटा। उसके बाद हमारे पास क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में हमारे पास क्या है कि बिल्कुल टीलोमेयर के एंड पे हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर है। होप सो कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अब हम वर्डिंग देखेंगे। हमारे पास क्या है, मेटासेंट्रिक विद इक्वल आर्म। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, आर्म इक्वल होते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, ये देखो ऊपर भी इतने ही नीचे भी इतने ही, इक्वल आर्म और सेंट्रोमेयर इन सेंटर, ठीक। सेकंड है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक विद अनइक्वल आर्म। अनइक्वल है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सेंट्रोमेयर होता तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अभी सेंट्रोमेयर यहाँ है तो एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। लेकिन इस हाँ ठीक है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। थर्ड हम देखेंगे, वन एंड इज़ वेरी स्मॉल एंड अदर एंड इज़ वेरी लार्ज। अब बोलेंगे मिस इसमें भी यही बात हुई ना कि दोनों अनइक्वल हैं, ये दोनों, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो इसमें एक एंड बहुत छोटा और एक एंड बहुत बड़ा, इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। इसमें आप क्या करेंगे, मिड लाइन में लगाएंगे, उसके बाद ऊपर का मिड लगाएंगे तो सब मेटासेंट्रिक। अगर आपके पास पिक्चर आ जाए तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। आगे है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमेयर क्या होता है, कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और एंड ऑफ क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, टीलोमेयर, ठीक है। होप सो कि अब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं अब। हाँ, ये सबसे मज़े की बात है। अब हम देखते हैं कि कैसे क्रोमोसोम बनता है। मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम दो चीज़ों से बनता है, क्या क्या था याद है आपको, डीएनए और प्रोटीन। वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास ये है पूरा डीएनए, ये पूरा क्या है, डीएनए। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, जब ये डीएनए इस प्रोटीन, ये जो गोल गोल प्रोटीन है ना, देखो कोर का मतलब क्या होता है पहले ये याद रखो। कोर का मतलब होता है कोई भी सेंटर की चीज़, जब आप धागा होता है ना उसे रील मतलब कि रील पे लिपेट रहे होते हैं, तो जो अंदर गत्ते वाली चीज़ होती है जिसपे नलकी होती है जिस तरह आप कहते हैं, उस पर जब आप धागा लपेटते हैं तो बीच में जो गत्ता है उसे हम कोर कह सकते हैं। कोर मीन जिसके गिर्द कोई चीज़ लिपट रही है। अब ये प्रोटीन है, ठीक है, ये येलो येलो से कलर की या ऑरेंजिश, तो ये हमारे पास प्रोटीन है। इसके आसपास बिल्कुल कौन लिपट जाता है, डीएनए। और डीएनए जब इसके करीब लिपटता है तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। दोबारा देखो, डीएनए इस प्रोटीन के गिर्द घूमा, इसके गिर्द लिपटा और लिपटने के बाद क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के गिर्द लिपटते 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 क्या बन जाता है, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम। समझ आ गई? क्रोमोसोम हमें कब नजर आएगा, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर? अब क्या होता है, अच्छा ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के कोर के अराउंड
कॉइल होता है, घूमता है, तो हमारे पास क्या बनाता है, इस चीज़ को कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क में धागे नुमा एक स्ट्रक्चर जो बिखरा हुआ है, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क आपस में मिलता है, एक दूसरे के गिर्द लिपटता है और क्या बना देता है, क्रोमोसोम। आगे चलते हैं। ठीक, अब आया हमारा एक मेन पार्ट जिसे हमने आज डिस्कस करना है, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ चेंज, मतलब एक चेंज की सीरीज। सीरीज मीन्स बार बार मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो चेंज आता है, विच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट, जो एक सेल के डिवाइड होने से दूसरे सेल के डिवाइड होने तक आती हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा ये वाला सेल था, छोटा सा बेचारा, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। उसके बाद जब ये बड़ा हुआ तो ये इतना हुआ, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, इतना हो गया, फिर ये और बड़ा हो गया। एग्जाम्पल, अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया, डिवाइड होना शुरू किया, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ आकर इसने क्या बना दिए, अपने जैसे दो बना दिए, लेकिन छोटे छोटे। अब ये दोनों भी इसी तरह डिवाइड होंगे, ये अलग डिवीजन में जाएगा, ये दोबारा इसी तरह डिवाइड होगा और नए सेल बनाता रहेगा। इस पूरे दौरान जो जो तब्दीलियाँ आई अंदर, क्या क्या, अब जाहिर है अगर तकसीम हो रही है कोई चीज़ तो चीज़ें बटनी चाहिए ना। जब घर तकसीम होता है तो कुछ एक भाई के हिस्से में जाता है, कुछ दूसरे भाई के हिस्से में जाता है, तो वही सीन यहाँ होगा। अब सेल क्या करेगा, कोई कुछ एक को देगा, कुछ दूसरे को देगा, लेकिन देने से पहले उसको खुद तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, देना पड़ेगा जब। तो ये सारी तैयारी के जो दौरानिया है, ये जो तैयारी करता है डिवाइड होने तक की, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ओके, तो अब हमारे पास सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। फेज क्या होते हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास इंटरफेज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जब पढ़ते हैं पूरा साल, ये आपकी एक साइकिल है, फिर आप अगली क्लास में जाते हैं, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ज़्यादा वक्त क्या करते हैं, तैयारी करते हैं या पेपर देते हैं? तो ऑब्वियसली आप सब मुझे ये जवाब देंगे कि टीचर हम ना पहले तैयारी करते हैं पूरा साल, फिर 1 महीना या 15 दिन हमारे पेपर होते हैं, फिर हम अगली क्लास में चले जाते हैं। तो इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेटरी फेज, समझ आई, प्रिपरेशन। बच्चे अपने पास लिख लिया करें, जब नोट्स बनाया करें ना तो आप लिख लिया करो, बिकॉज यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। और एम फेज हमारे पास होता है डिवीजन फेज। कौन सा फेज, डिवीजन फेज। डिवीजन फेज मतलब मैं आपको दूसरा नाम भी बता रही हूँ, आई थिंक ये आपकी बुक में शायद दिए हूँ। इंटरफेज में क्या होता है, सेल्फ तैयारी करता है कि भाई मुझे आगे जाके डिवाइड होना है, मैं तैयारी कर लूँ, मैं ये भी रख लूँ बात, ये भी रख लूँ, हर चीज़ मेरे पास दो दो होनी चाहिए ताकि मैं दो डॉटर सेल्फ को दे सकूँ। और एम फेज में वो जाकर फाइनली डिवाइड कर जाता है। ओके, ठीक है। इंटरफेज के हम कुछ फेजेस डिस्कस करते हैं। द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन बिटवीन टू सेल साइकिल। बिटवीन टू सेल साइकिल जो पीरियड, बिटवीन टू सेल डिवीजन, सॉरी, बिटवीन टू सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के दौरान जो काम होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा इंटरफेस। अगर अब इसका क्या मतलब है टीचर, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये सेल था, ठीक है, इसने बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर ये क्या कर गया, डिवाइड कर गया, फिर ये सेल दोबारा इसी तरह गया, बड़ा हुआ और फिर डिवाइड कर गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ डिवीजन तक, डिवीजन से पहले पहले ये क्या था, सेल साइकिल थी ना, वो सॉरी इंटरफेस था ना, जिसमें वो तैयारी कर रहा था यहाँ तक। फिर यहाँ आकर वो डिवाइड हुआ, इस जगह पर आकर, इस जगह पर आकर सिर्फ वो डिवाइड हो रहा है। ये जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, ये क्या है, तैयारी कर रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। होप सो अब क्लियर हो गई होगी बात। आगे हम देखते हैं कि इंटरफेज में क्या होता है। पीरियड ऑफ सेल डिवीजन है बिटवीन टू सेल साइकिल। इसमें हमारे पास 3 सब स्टेजेस होते हैं। सब स्टेजेस मीन हमारे पास छोटे स्टेज इसके भी। सबसे पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, उसके बाद होता है G2 फेज। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप अगर याद कर लेंगे आपके MCQs बहुत अच्छे से निकल जाएंगे और इससे आप अपने आंसर्स भी बना सकते हैं। इंटरफेज का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमेशा, इंटर में भी, सेकेंड ईयर में भी बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास G1 फेज, सेल ग्रो। सेल क्या करता है, ग्रो करता है। G1 फेज हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास चार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, ठीक, ये देखो, इस चार्ट को गौर से देखें। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये एम फेज का मतलब होता है डिवीजन फेज, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी है ये सारा क्या है, ये हमारे पास इंटरफेज है। मैंने बताया ना, सेल डिवीजन के दौरान जो आगे एक सेल डिवीजन से दूसरी सेल डिवीजन तक का जो दौरानिया है वो क्या है हमारे पास, इंटरफेज।
सबसे पहले सेल यहाँ आया, एग्जाम्पल सेल ने यहाँ पर डिवाइड हुआ, छोटा सा सेल था, अभी वो कहाँ आ गया, जो सेल था वो यहाँ पर आया, इतना बड़ा था, और वो डिवाइड होकर 2 बना दिया, उसमें से एक सेल अभी यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस सेल की मर्जी कि ये मज़ीद डिवाइड होने के लिए जाए या फिर ये कहे नहीं भाई मैं जिस काम के लिए बनाऊँ, मिसाल के तौर पे ये सेल बना है लीवर का, या हम ये कह सकते हैं ये सेल है दिमाग का, तो इसने कहा नहीं भाई मैंने यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने दिमाग, या अगर लीवर का है तो लीवर के पास, जिगर के पास। तो उस सेल को कहते हैं जी नोड फेज। जो सेल साइकिल से एम फेज के बाद निकल जाता है, ठीक है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, जी नोड, उस फेज को क्या कहते हैं, जी नोड फेज, या हाँ जीरो फेज या जी नोड फेज। अब ये सेल क्या करता है, ये जाकर अपना फंक्शन करता है, ये कहता है भाई मैं डिवीजन नहीं कर रहा, मैं जाकर आराम करूँगा और अपना काम करूँगा जिस काम के लिए मुझे बनाया गया है। अब क्या होता है हमारे पास, जब ये सेल डिवाइड होने के लिए नीचे गया, अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सीधा यहाँ चले जाते हैं G1 में कि भाई नहीं मैं डिवाइड करना है मुझे, मैं आगे जाऊँगा और आगे जाकर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भाई G1 फेज में जाऊँगा। अब क्या हुआ, ये सेल जब यहाँ जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ग्रोथ करेगा, DNA की प्रिपरेशन करेगा। देखो प्रिपरेशन एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है प्रिपरेशन। रेप्लिकेशन मीन बनाना, बनना, लेकिन प्रिपरेशन का मतलब होता है कि चीज़ें इकट्ठी करना। जैसे मुझे बिरयानी बनानी है, अब बोलेंगे मिस आप तो बिरयानी के पीछे पड़ गई, चलो हम कुछ और ले लेते हैं। अगर मुझे बनानी है चाय तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पत्ती चाहिए, और मुझे चीनी चाहिए, और मुझे पानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सामान इकट्ठा करूँगी, बाद में चाय बनाऊँगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ग्रोथ होती है और प्रिपरेशन होती है। फिर वो सेल जाता है एस फेज में, कौन से में, एस फेज में। एस फेज में जाएगा और क्या करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा। आपसे पूछेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन एस फेज, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन एस फेज। लफ्ज़ों को बदल सकते हैं लेकिन बात वही है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, या हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है हमारे पास, वो एस फेज में होता है, ठीक है। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। फिर है हमारे पास G2 फेज। अच्छा ये G1 और G2 का मतलब होता है गैप 1 गैप 2। अब वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे वो तैयार होगा डिवाइड करने के लिए, और फिर क्या होगी हमारे पास, ग्रो भी करेगा और डिवाइड भी होगा। अब हम इस चीज़ को ना पूरी पिक्चर में समझते हैं, कैसे, देखो होता ये, यहाँ पे एक सेल है जो अभी अभी बना, ठीक है। अब वो जो है उसकी मर्जी वो कहाँ चला जाए, जी नोट में चला जाए या फिर G1 में। अब इस सेल ने डिसाइड किया कि ये जी नोट में जा रहा है, जी नोट में गया, कुछ अर्सा गुजर गया, ऐसा हुआ कि उस बंदे को ना लीवर डैमेज हो गया, वो गिर गया, या उसने अपना लीवर किसी को थोड़ा सा काट के डोनेट कर दिया, करते हैं ना डोनेट। तो फिर क्या हुआ, उसके सेल को पता चला भाई अब मुझ में ना कमी हो गई है, अब मुझे और सेल चाहिए। तो फिर ये जी नोट वाले सेल भी वापस आ जाते हैं डिवाइड होने के लिए। बात समझ आ रही है, ये वो सेल की जगह है जहाँ पे वो जाकर सुकून करता है कि भाई अब मैं थोड़ा आराम करूँगा, अपना काम करूँगा, लेकिन जब ज़रूरत होगी वो वापस आ जाएगा। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जब ज़रूरत होती है दोबारा डिवाइड करने लग जाते हैं, जैसे कि लीवर के सेल्स। लेकिन 3 तरह के सेल्स होते हैं जो कभी अपने आप को डिवाइड नहीं करते। एक होता है हमारे पास न्यूरॉन्स, दिमाग के सेल, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स के सेल, वो अपने आप को कभी भी डिवाइड नहीं करते। और थर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा, अभी आगे याद आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज। फिर यहाँ पर जाएगा सेल, क्या करेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा और अपने पास डीएनए का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देगा, ये नुक्ते नुक्ते जो मैंने बनाए। उसके बाद आगे आएगा और सेल क्या करेगा, अपना डीएनए बनाना शुरू कर देगा। समझ आई, ये डीएनए, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर मैंने कहा था ना, थ्रेड लाइक, ये बन गए। फिर जब यहाँ से आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, मज़ीद ग्रो करेगा और बड़ा हो जाएगा, और फिर प्रिपरेशन करेगा डिवाइड होने की, मतलब कि अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ जाकर वो मज़ीद जो है डिवाइड होने लग जाएगा, और यहाँ जाकर फिर वो 2 सेल बना देगा, फिर वो एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। होप सो के यहाँ तक क्लियर है। अब ठीक है, तो हमने जो बातें डिस्कस की हम यहाँ देख लेते हैं। G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और इंजाइम बनते हैं। इंजाइम सिंथेसिस कहाँ होती है, G1 में, MCQ पॉइंट है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, मतलब ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट का मतलब होता है कि ऑर्गेनेली बनते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, एंजाइम फॉर सेल डिवीजन बनते हैं। अच्छा यहाँ 2 चीज़ें, एंजाइम सिंथेसिस कहाँ होती है, G1 में।
लेकिन एंजाइम फॉर सेल डिवीजन कहाँ होती है? G2 फेज़ में, क्योंकि इसके बाद ही तो सेल डिवाइड होगा ना। G2 फेज़ के बाद ही सेल डिवाइड होता है, यहाँ देख रहे हैं आप, G2 फेज़ के बाद सेल डिवाइड हो रहा है। तो G2 फेज़ में हमारे पास क्या होता है? डिवीजन के एंजाइम बनते हैं, यहाँ पे दूसरे एंजाइम बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये चार्ट को रख लेना, एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं। ओके, चलो आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आज वाला जो सेशन है ना इंटरफेस तक, ये यहीं तक रखते हैं। मैं पार्ट 2 में जो है आपको सेल साइकिल जो है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों एक साथ समझा दूँगी। थैंक यू सो मच।